हाय एवरीवन। तो चलिए हम रीड करना स्टार्ट करते हैं इनकम अंडर द हेड सैलरी के प्रोविजन। तो आइए देखते हैं एक इंट्रोडक्शन। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सैलरी पहला टॉपिक है हमारा। कुछ बातें इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, आइए एक बार देखते हैं। पेयर एंड पेई मस्ट हैव एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय यानी कि मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप। अगर दो लोगों के बीच एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय या फिर मास्टर और सर्वेंट बोल सकते हैं। अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें, डोमेस्टिक लाइफ की बात करें यानी घर की बात करें, तो अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का नाता है, रिश्ता है, तो ही वो इनकम अंडर द हेड सैलरी में आएगी। दूसरा पॉइंट, इट डज नॉट मैटर whether the employee is a full time employee or part time one। तो एम्प्लॉय फुल टाइम भी हो सकता है, पार्ट टाइम भी हो सकता है, क्योंकि सैलरी तो उसको एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप से ही मिलेगी। थर्ड पॉइंट, इफ फॉर एग्जाम्पल एन एम्प्लॉय वर्क्स विद मोर देन वन एम्प्लॉयर देन सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम ऑल द एम्प्लॉयर शुड बी क्लब जोड़ी जाएगी एंड ब्रॉट टू चार्ज फॉर द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। सब एम्प्लॉयर से जो भी सैलरी मिलती है वो क्लब हो जाएगी और इनकम अंडर द हेड सैलरी का टोटल आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, फॉर गोइंग ऑफ सैलरी मतलब वंस सैलरी एक्रूज, एक बार सैलरी ड्यू हो गई, देन सब्सिक्वेंट वेवर बाय द एम्प्लॉय डज नॉट ऑब्सुल्व फ्रॉम लायबिलिटी टू इनकम टैक्स। एक बार सैलरी ड्यू हो गई, उसके बाद अगर एम्प्लॉय सैलरी एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, सर ऐसा कैसे हो सकता है, एम्प्लॉय सैलरी लेने से मना कर रहा है, कुछ केस में होता है, अभी एक एग्जांपल बताऊंगा। देन सच वेवर इज ओनली एन एप्लीकेशन हैंस चार्जेबल टू टैक्स। एक बार सैलरी ड्यू हो गई, एम्प्लॉय को अपनी आईटीआर जरूर भरनी है, टैक्स जरूर भरना है, चाहे वो सैलरी को एक्सेप्ट करे या ना करे। सर एक एग्जाम्पल बताओ, जब भी हमको समझ आएगा। तो चलिए एक आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं। एग्जाम्पल ऑफ फॉर गोइंग ऑफ सैलरी, मिस्टर ए एन एम्प्लॉय इंस्ट्रक्ट हिज एम्प्लॉयर। मिस्टर ए ने अपने एम्प्लॉयर को बोला, क्या बोला, डेट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन रिसीविंग द सैलरी ऑफ अप्रैल 2020। ये कह रहे हैं कि मेरे को अप्रैल 2020 की सैलरी नहीं चाहिए, एंड द सेम माइट बी डोनेटेड टू अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। तो मिस्टर ए ने अपने एम्प्लॉयर को बोला, आप मेरी अप्रैल की सैलरी मुझे मत दो, मेरे कहने पर ये सैलरी किसी अनाथालय को यानी किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दान कर दो। तो इस केस में क्या होगा, इन दिस केस मिस्टर ए कैन नॉट क्लेम दैट ही कैन नॉट बी चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी फॉर अप्रैल 2020। तो जब सालाना रिटर्न बनेगी उसमें से आप 12 महीने में से अप्रैल महीने की सैलरी नहीं हटा सकते। आपने दान करी है, वो आपकी मर्जी, टैक्स तो पूरी 12 महीने की सैलरी पर लगेगा। इट इज ओनली ड्यू टू हिज इंस्ट्रक्शन दैट द डोनेशन वॉज मेड टू अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बाय हिज एम्प्लॉयर। इट इज ओनली एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम। इसको हम बोलेंगे कि आपने अपनी सैलरी का यूज कर लिया है, हमें कोई मतलब नहीं है आपने दान दिया या नहीं दिया। इसके लिए आप डिडक्शन ले सकते हो। हम डिडक्शन के चैप्टर में पढ़ेंगे कि अगर आप दान देते हो तो आपको इनकम में से छूट मिल जाती है, क्योंकि आपका कैश आउटफ्लो तो हुआ पर इनकम टैक्स आपके ऊपर टैक्स भी लगाना चाहती है। तो इससे आपको एक राहत ये मिल सकती है, आप उसको इनकम में से एज डिडक्शन माइनस कर लेना, तो आपका टैक्स कम हो जाएगा। Hence, the salary for the month of April 2020 will be taxable in the hands of Mr. A। टैक्स लगकर रहेगा। He is, however, entitled to claim a deduction
अंडर सेक्शन 80G। डिडक्शन के चैप्टर में आप पढ़ेंगे आपकी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G जो दान देने पे यानी डोनेशन देने पे मिलती है, आप वो क्लेम कर लेना, आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। फॉर द अमाउंट, किस लिए? जो अमाउंट आपने डोनेट किया एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को। तो ये था कॉन्सेप्ट किसका? फॉर गोइंग ऑफ सैलरी का। चलिए ये कॉन्सेप्ट पूरा होता है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। A payment can be constituted as salary only if the payer is employer and payee is the employee। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन होना जरूरी है। जो पैसा दे रहा है वो एम्प्लॉयर होना चाहिए और जो पैसा ले रहा है वो एम्प्लॉय होना चाहिए, जब भी इनकम अंडर द हेड सैलरी आएगी, वरना वो अदर सोर्स में या फिर पीजीबीपी में चली जाएगी। 6 पॉइंट क्या कहता है? An official liquidator appointed by the court or by the central government would also become an employee of the central government under section 448 of the Companies Act 1996, जो अब Companies Act 2013 हो गया है। And consequently the remuneration due to him would also be assessable under the head salary। जो हमारे 448 सेक्शन है वो कंपनी से रिलेटेड है, यानी कंपनी जब बंद होती है तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी कोर्ट यानी कि हमारी केंद्र सरकार और हमारी अदालत अगर किसी को एज अ ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करती है और उसको पैसा देती है तो वो इनकम अंडर द हेड सैलरी में टैक्सेबल होगा। 7 पॉइंट पढ़ते हैं। The professor of university would be receiving income by way of monthly salary from the university, which is chargeable to tax under this head। तो जो प्रोफेसर को मंथली सैलरी मिलेगी वो इनकम अंडर द हेड सैलरी है। बट दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है that every item of income received by the employee from his employer would be taxable under this head। मतलब अगर कुछ अदर प्रोफेशनल चार्जेस मिलते हैं एक प्रोफेसर को तो वो सैलरी नहीं है। 10 इनकम बाय वे ऑफ एग्जामिनरशिप फीस रिसीव्ड बाय अ प्रोफेसर फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी, उसी यूनिवर्सिटी से इन विच ही इज एम्प्लॉयड, जिसमें वो एम्प्लॉयड है, would not be chargeable to tax under this head but must be taxed as income from other sources। तो जो पैसा रेम्युनरेशन से यानी सैलरी से अलग मिला, मंथली सैलरी से अलग मिला, प्रोफेशनल चार्जेस जो मिला, वो आपकी इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स में जाएगी और वहां पर टैक्स लगेगा। चलिए 8 पॉइंट देखते हैं। Surrender of salary। However, if an employee surrender his salary to the central government under section 2 of the voluntary surrender of salary exemption from tax act 1961, then the salary so surrender would be exempt while computing his taxable income। अगर मिस्टर राम की आप टोटल टैक्सेबल इनकम निकाल रहे हो और उनकी सैलरी इनकम भी है और वो सैलरी इनकम केंद्र सरकार ने जब्त कर ली या आपने सरेंडर कर दी तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि इसके लिए अलग से कानून बना हुआ है। 9 पॉइंट एजेंट एंड प्रिंसिपल जो आपका रिलेशन होता है, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप, वो भी आपका सैलरी में नहीं आता। If a person is acting as an agent for his principal, any commission or remuneration earned by the agent is not taxable under the head salary। This is because an agent is not the employee of his principal। तो एजेंट और प्रिंसिपल के बीच जो रिश्ता होता है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का नहीं होता। तो जो भी रेम्युनरेशन एजेंट को मिला वो सैलरी नहीं है तो वो इनकम अंडर द हेड सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है,
बात क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है, सैलरी रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम इट्स फर्म शैल नॉट बी टैक्सेबल एज सैलरी बिकॉज देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन द फर्म एंड द पार्टनर. सच सैलरी शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. तो वो सैलरी आपकी कहाँ जाएगी? पीजीबीपी में चली जाएगी, क्योंकि फर्म और पार्टनर के बीच कमर्शियल रिलेशन है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है. ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. अकॉर्डिंग टू अ सर्कुलर ऑफ द बोर्ड डेटेड 22 मई 1967, the salary received by a person as member of parliament will not be chargeable to tax under the head salary but as income from other sources because a member of parliament is not an employee of the government but only an elected representative of the employee. तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो सैलरी मिलती है वो इनकम अंडर द हेड सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी. ठीक है, बात क्लियर है? क्योंकि ये केंद्र सरकार के एम्प्लॉय नहीं होते. अगला पॉइंट है ट्रेजरर ऑफ अ बैंक यानी कोषाध्यक्ष. द इनकम रिसीव्ड बाय अ ट्रेजरर ऑफ अ बैंक वुड बी टैक्सेबल as his salary income if the treasurer is an employee of the bank. If he does not happen to be an employee, then the income received by him would be taxable as income from other sources. अगर बैंक और ट्रेजरर के बीच एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिश्ता है तो जो इनकम ट्रेजरर को होगी वो सैलरी इनकम मानी जाएगी. अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिश्ता नहीं है तो वो सैलरी इनकम नहीं मानी जाएगी, तो वो आपकी अदर सोर्सेज में चली जाएगी. अगला पॉइंट पढ़ते हैं. सैलरी रिसीव्ड बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम हिज प्रोप्राइटरशिप फर्म. आप अपने बिजनेस में से सैलरी कैसे ले सकते हो? आपका बिजनेस आपको सैलरी कैसे दे सकता है? ये सैलरी नहीं होती. तो आइए पढ़ते हैं. इज नॉट एन इनकम as proprietor and proprietorship firm are the same person and no one can earn from himself. आप खुद के बिजनेस से कैसा पैसा अलग कर सकते हो? आप और आपका बिजनेस एक ही है क्योंकि आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म हो. अगला है हमारा रेम्युनरेशन टू डायरेक्टर फ्रॉम हिज कंपनी कैन बी ट्रीटेड एज सैलरी ओनली इफ द director is employee of the company, otherwise the same shall be taxable under the head income from other sources like director sitting fees is taxable under the head income from other sources. जो डायरेक्टर को मंथली सैलरी मिलेगी वो इनकम अंडर द हेड सैलरी में आ जाएगी, पर अगर कोई अदर प्रोफेशनल चार्ज डायरेक्टर को आपने दिए तो वो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में आएगा. नेक्स्ट, पेंशन रिसीव्ड बाय द विडो. विडो मतलब विधवा और लीगल हायर ऑफ डिसीज एम्प्लॉय इज नॉट टैक्सेबल एज सैलरी एज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई. जो हमने पहली लाइन पढ़ी थी उसी पे सारा आपका दारोमदार है. मतलब ये कहते हैं अगर पेंशन ओरिजिनल एम्प्लॉय रिसीव करेगा तो वो आपका टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी में, पर अगर पेंशन घर के किसी बाकी मेंबर ने या फिर लीगल हायर ने रिसीव करी तो वो आपका जाएगा इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में, बिकॉज उन घर के मेंबर के बीच और एम्प्लॉयर के बीच एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिश्ता नहीं है. हाउएवर सच अमाउंट शैल बी टैक्सेबल under the head income from other sources, but if pension received by such employee then taxable under the head salary. ठीक है, तो दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. remuneration received by judge is taxable under the head salaries
इवन दो दे आर नॉट हैविंग एनी एम्प्लॉयर। जज का कोई मालिक नहीं होता, जज तो अपने आप में एक सरकार है, तो उनको जो कोर्ट से पैसा मिलता है वो भी सैलरी में टैक्सेबल होगा। तो हमने एक इंट्रोडक्शन देखा किसका, सैलरी का, कि सैलरी क्या है, कौन कौन सी रिसिप्ट सैलरी में आती है, कौन सी नहीं आती। अभी हम आगे देखेंगे कि सैलरी के भी बहुत हिस्से होते हैं, तरह तरह के अलाउंस मिलते हैं, डीए मिलते हैं, पीएफ मिलता है, ग्रेच्युटी मिलती है। तो ये सारी चीज सैलरी है। अगर ये सब आप रिसीव कर रहे हो तो इनकम अंडर दैट सैलरी में आएगा, और जो चीज इनकम अंडर दैट सैलरी में नहीं आई वो आपकी इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में जाएगी। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रिसिप्ट शुड बी ट्रीटेड एज सैलरी और नोट। हमको कुछ ट्रांजैक्शन दी गई है, आप बताइए क्या वो सैलरी है या नहीं। अ टीचर रिसीव्स एमोलमेंट इन काइंड फ्रॉम स्कूल इन विच ही टीच। एक टीचर को पैसा मिलता है यानी कि सैलरी मिलती है, पर वो काइंड में है। काइंड मतलब ना तो बैंक में आती ना ही कैश में आती, मतलब कुछ आपको फैसिलिटी मिल जाती है, घर का किराया मिल जाता है, कोई गाड़ी मिल जाती है, मतलब वो मिल रही है सैलरी के बेसिस पर ही। जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हो यानी आप उस स्कूल के क्या हो, एम्प्लॉय, और स्कूल क्या है, एम्प्लॉयर। यस, इट इज सैलरी। इट इज इमैटेरियल वेदर सैलरी हैज बीन रिसीव इन कैश और काइंड। हमें फर्क नहीं पड़ता सैलरी कैश में है या काइंड में, पर आप उस स्कूल के एम्प्लॉय हो तो ये सैलरी है। अगला देखते हैं, अ टीचर ऑफ अ कॉलेज रिसीव फीस फ्रॉम यूनिवर्सिटी फॉर चेकिंग आंसर शीट। आंसर शीट चेक करने के लिए आपको कुछ अलग से फीस मिली। यहाँ पे कोई भी सैलरी और कोई भी रेम्युनरेशन नहीं लिखा, तो क्या होगा, नो। एज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन पेयर एंड पेई। कॉलेज टीचर इज नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द यूनिवर्सिटी। सच रिसिप्ट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एक यूनिवर्सिटी ने किसी दूसरे कॉलेज के टीचर से अपनी आंसर शीट चेक कराई, तो यहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, तो ये सैलरी नहीं है, तो ये रिसिप्ट कहाँ जाएगी, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में। नेक्स्ट देखते हैं, अ पेमेंट मेड टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। ये हमने अभी पढ़ा था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो पैसा मिलता है वो सैलरी नहीं होता। नो, एज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट। अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर is not treated as employee of the government. Payment received by them, जो पैसा उनको मिलता है, shall be taxable under the head income from other sources। तो वो पैसा income from other sources में taxable होता है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। सुजाता एन एक्ट्रेस इज एम्प्लॉयड इन चोपड़ा फिल्म्स। सुजाता एक हीरोइन है, ये चोपड़ा फिल्म्स में काम करती है। लिखा है इज एम्प्लॉयड इन चोपड़ा फिल्म्स वेयर शी इज पेड आ मंथली रेम्युनरेशन। मंथली रेम्युनरेशन मिलता है ऑफ ₹2 लाख। तो 2 लाख रुपए महीना सुजाता कमाती है क्योंकि वे हीरोइन है। शी एक्ट इन वेरियस फिल्म्स प्रोड्यूस बाय वेरियस प्रोड्यूसर। द रेम्युनरेशन फॉर एक्टिंग इन सच फिल्म इज डायरेक्टली पेड टू चोपड़ा फिल्म बाय डिफरेंट प्रोड्यूसर। मतलब चोपड़ा फिल्म के अंदर डिफरेंट प्रोड्यूसर है, वे डिफरेंट फिल्म बनाते हैं और जो पैसा कमाते हैं वो चोपड़ा फिल्म को लाके जाकर दे देते हैं। तो चोपड़ा फिल्म पैसा किसको दे रही है, सुजाता को। सुजाता चोपड़ा फिल्म की क्या है, एम्प्लॉय है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। तो चोपड़ा फिल्म जो सुजाता को 2 लाख रुपए दे रही है वो इनकम अंडर द हेड सैलरी है। इन दिस केस ₹2 lakh will constitute salary in the hands of Miss Sujata since the
रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एग्जिट बिटवीन चोपड़ा फिल्म एंड सुजाता। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। इन द अबव एग्जाम्पल, इफ सुजाता एक्ट इन वेरियस फिल्म एंड गेट फीस फ्रॉम डिफरेंट प्रोड्यूसर, देन द सेम विल बी चार्जेबल एज इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। सुजाता एक हीरोइन है, इन्होंने कॉन्टैक्ट कर रखा है डिफरेंट प्रोड्यूसर से, तो वहां से ऑर्डर आता है, ये चली जाती है, तो ये क्या कर रही है, व्यापार। यहाँ पे कोई मंथली फिक्स नहीं है, कभी महीने में 4 पिक्चर बन जाती है, कभी महीने में 1 बन जाती है। तो बिजनेस में तो प्रॉफिट बढ़ता भी है तो घटता भी है। तो यहाँ पर जो भी इनको पैसा मिलता है डिफरेंट प्रोड्यूसर से, ये इनकम अंडर द हेड सैलरी नहीं है। सिंस द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन सुजाता एंड द फिल्म प्रोड्यूसर, तो ये क्या है, पीजीबीपी की इनकम है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ते हैं। कमीशन रिसीव्ड बाय अ डायरेक्टर फ्रॉम अ कंपनी इज सैलरी इफ द डायरेक्टर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अगर डायरेक्टर को कुछ कमीशन मिलता है वो सैलरी में इंक्लूड होता है, बोनस इंसेंटिव सैलरी में इंक्लूड होते हैं। क्योंकि सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है वो हम पढ़ेंगे, और जो अलावा मिलेगा वो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में जाएगा। यानी सैलरी के डिफरेंट पार्ट है, बोनस, गाड़ी मिल गई, किराया मिल गया, आपको महंगाई भत्ता मिल गया, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सैलरी के अंदर वो सैलरी है। उसके अलावा जो मिलेगा वो सैलरी नहीं है, वो आपका अदर सोर्स में जाएगा। तो कमीशन सैलरी है। और इफ हाउएवर द डायरेक्टर इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, देन द said commission cannot be charged as salary but charged to be either as income from business or income from other sources depending upon the fact। अगर डायरेक्टर और कंपनी के बीच एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता है तो वो कमीशन सैलरी है, वरना वो बिजनेस या फिर अदर सोर्स है। बिजनेस कैसे होगा, अगर वो डायरेक्टर प्रोफेशनल है तो वो बिजनेस माना जाएगा, वरना फिर अदर सोर्स माना जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। सैलरी पेड टू अ पार्टनर बाय अ फर्म इज नथिंग बट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ उस पर टैक्स कौन देगा, पार्टनरशिप फर्म। तो जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बचेगा उसका बंटवारा होता है और उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एनी सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्युनरेशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड ड्यू टू और रिसीव बाय अ पार्टनर ऑफ अ फर्म शैल नॉट बी रिगार्ड एज सैलरी, तो वो सैलरी नहीं है। The same is to be charged as income from profit and gains of business or profession. This is primarily because the relationship between the firm and its partner is not that of an employer or employee. तो पार्टनर और फर्म के बीच एम्प्लॉयर का रिश्ता नहीं है, तो जो सैलरी, बोनस, इंटरेस्ट मिलेगा वो कहाँ जाएगा, इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। और एक बात आपको बताऊं, फर्म से जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा ना, किसको, पार्टनर को, वो क्या होगा, एग्जम्प्ट। क्योंकि प्रॉफिट का हिस्सा कम मिलता है जब इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल हो जाती है। फर्म ने पूरे साल में कितना प्रॉफिट कमाया उस पर फर्म को टैक्स देना है, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा उसका बंटवारा होता है पार्टनर्स के बीच। तो ये जो प्रॉफिट होता है ना, याद रखिएगा, ये प्रॉफिट एग्जम्प्ट होता है। पर अगर पार्टनर को फर्म से कुछ सैलरी मिली, कुछ कमीशन मिला, कुछ ब्याज मिला क्योंकि लोन दे रखा था या लोन ले रखा था, तो वो सारी चीज पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। कौन से हेड में, पीजीबीपी के हेड में। तो एग्जाम्पल नंबर 5 इंपॉर्टेंट था और हमने इसको अच्छे से समझा। एग्जाम्पल नंबर 6 हम पहले समझ चुके थे और इसी के साथ सारे एग्जाम्पल होते हैं कंप्लीट। और हमने एक इंट्रोडक्शन पूरा किया कि सैलरी में क्या क्या टैक्सेबल होता है, क्या क्या टैक्सेबल नहीं होता। याद रखिएगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिश्ता होना जरूरी है।
ठीक है, तो चलिए बेसिक एलिमेंट ऑफ सैलरी होता है खत्म, एक इंट्रोडक्शन होता है खत्म। ओके, थैंक यू सो मच।